Assalamu alaikum ji. First of all, thank you to Asad Firoz साहब for this opportunity. Basically, AML जो है वो उसका डायरेक्टली तो AML रिक्वायरमेंट्स का डायरेक्टली ऑडिट से तो ताल्लुक नहीं है, बट अभी मैं आगे चल के इस चीज़ को ब्रीफ करूंगा कि ऑडिटर्स पे या ऑडिट फर्म्स पे जो है वो AML रिक्वायरमेंट किस तरह इम्प्लीमेंट हुई हैं और किस तरह जो है वो अच्छा जी, हमारी जो प्रेजेंटेशन है या हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह उसमें पहले तो ब्रीफ टच ऑन द ओवरऑल रेगुलेटरी रिजीम के हमारा रिजीम क्या है और हम पर जो है वो किस तरह रिक्वायरमेंट जो है वो लागू होती हैं ऑफ द AML CFT। देन मूविंग फॉरवर्ड हम जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएंगे जो कि हमारे मेंबर्स जो कि फर्म्स में हैं उन पर जो है वो एप्लीकेबल हैं। अच्छा, सितंबर 2020 में पाकिस्तान में जो है वो कुछ रेगुलेटरी इवॉल्वमेंट हुई विद रिगार्ड्स टू AML CFT और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पाकिस्तान का बेस्ड लॉ है उसमें ICAP को एज अ डेजिग्नेटेड AML CFT रेगुलेटर जो है वो डेजिग्नेट किया गया। ये अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो वो इस तरह है, जैसे आपने अगर किसी बैंक में बैंक अकाउंट अगर ओपन करवाते हैं तो यू नीड टू फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट जिसको हम आसान जबान में KYC रिक्वायरमेंट कहते हैं। सो ऑन द सेम फुटिंग्स जो है अब ICAP क्योंकि अब AML CFT रेगुलेटर है तो ICAP के मेंबर्स जो हैं इन केस अगर कोई AML स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस में इंशाल्लाह आगे ब्रीफ करूंगा, तो उनको भी जो है वो सर्टेन रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती हैं बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विद एनी क्लाइंट टू हुम दे विल बी प्रोवाइडिंग AML स्पेसिफाइड सर्विस। अच्छा, जो मेन फंक्शंस हैं विद रिगार्ड्स टू AML CFT रेगुलेटर उसमें बेसिकली मेंबर्स की लाइसेंसिंग है, क्योंकि ऑलरेडी मेंबर्स को जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू होता है और उसके साथ साथ जो है वो ICAP ने जिस तरह जैसे ही ICAP नॉमिनेट हुआ एज डेजिग्नेट हुआ एज AML CFT रेगुलेटर तो हमने जो है वो रेगुलेशंस इशू किए, काउंसिल ऑफ ICAP ने अप्रूव किए और वो रेगुलेशंस जो हैं वो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्टिंग फर्म पे जो है वो एप्लीकेबल है। दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और उस पर अवेयरनेस सेशन भी काफ़ी होते रहे हैं। ऑन द सेम लाइन जो है वो इंस्पेक्शंस होती हैं जस्ट टू चेक द कंप्लायंस ऑफ द AML CFT रेगुलेशंस और उसके बाद उसके जो भी जो है वो आउटकम्स होते हैं वो मेंबर्स तक जो है वो कम्युनिकेट किए जाते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ओवरऑल ICAP एज एन AML CFT रेगुलेटर अगर मैं कहूँ तो ICAP के ये बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं, या इसको एज अ फ्लो चार्टिंग में जो हम अगर डिफाइन करें तो इनिशियली जब रेगुलेशंस इशू किया है कि अपने इन सितंबर 2020 तो जाहिर सी बात है न्यू सब्जेक्ट था तो अवेयरनेस के काफ़ी इश्यूज थे, तो अ सीरीज ऑफ अवेयरनेस सेशंस जो हैं वो किए गए विद द मेंबर्स। उसमें हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इन्वॉल्व किया, हमारे साथ UNODC भी थे जो कि हमारे साथ जो है वो हेल्प कर रहे थे टू अवेयर द मेंबर्स रिगार्डिंग दीज रिक्वायरमेंट्स। इसके साथ साथ हमने जो है वो अपनी वेबसाइट पर FAQs भी जो है और जो अपलोड किए हुए हैं और इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक की कोलैबोरेशन से ICAP ने एक बहुत ही डिटेल्ड गाइडेंस बनाई है AML CFT रेगुलेशंस के हवाले से। अगर आप रेगुलेशंस के साथ उस गाइडेंस को कनेक्ट करते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द AML CFT एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑन द मेंबर। अच्छा, ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है, ये हमारे ICAP की जो वेबसाइट है उस पर एक AML सुपरविजन जो है सेक्शन है उसका पूरा एक कंप्लीट सेक्शन बना हुआ है जिसमें आपको जितने भी रेगुलेशंस हैं उसकी गाइडेंस हैं और साथ साथ जितने भी हमने आज तक अवेयरनेस सेशंस किए हैं वो सब जो हैं उसमें वीडियो फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है। तो यू कैन उसका ऊपर लिंक भी दिया हुआ है, तो यू कैन विजिट दिस पेज और उसके आपको सारी अवेयरनेस जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, बेसिकली जो बेसिक उसमें एक बात है वो ये है कि किन पे एप्लीकेबल होना है AML ने और किन पे नहीं होना। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि वो मेंबर्स या वो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं AML स्पेसिफाइड सर्विसेज, AML की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या AML रेगुलेशंस जो है वो सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होना है, वो ओवरऑल हर किसी पे हर प्रैक्टिसिंग मेंबर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारी इस्तेलाह में टर्मिनोलॉजी में हम उसको जो है वो जो फर्म AML स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड करती है हम उसको रिपोर्टिंग फर्म जो है वो कंसिडर करते हैं, एंड द फर्म्स व्हिच आर नॉट प्रोवाइडिंग AML स्पेसिफाइड सर्विसेज, उस सर्विसेज पे मैं आगे आता हूँ।
तो वो जो है वो बेसिकली हम जो है उनको चार्टर्ड अकाउंट फर्म्स कहते हैं। रिपोर्टिंग फर्म्स जो है उन पे अप्लाई होना है एएमएल स्पेसिफाइड जो एएमएल लॉ है हमारा। अच्छा जी, ये कुछ सर्विसेज हैं जो फैटफ रिकमेंडेशंस हैं, और उसके बाद जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो ये कहता है कि इन केस अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म किसी इनमें से किसी सर्विस में जो है वो इन्वॉल्व है, या अकाउंटेंट सर्विसेज या ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज में इन्वॉल्व है, और वो किसी क्लाइंट को इनमें से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस। इसमें मैं कुछ सर्विसेज को जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली जो कॉमन सर्विसेज हैं जो हमने पिछले 2 साल में भी देखा है कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन में उनको जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। तो ये बेसिकली एज अ फॉर्मेशन एजेंट जो है वो फैटफ की रिकमेंडेशंस में उसको कंसिडर किया जाता है, एंड दैट सर्विस इज एप्लीकेबल अंडर द एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस। इसी तरह अगर कोई हमारे फर्म जो हैं वो कुछ कंपनीज को रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जस्ट फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पसेस, या तो उस केस में भी जो है वो आपका जो है वो एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएगा। इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि अगर कोई फर्म कंपनी है जो जिसका जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है और वो अपना ऑफिस पाकिस्तान में ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये केस स्टडी है कि उसमें हमारी फर्म्स जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग, जब उसका ब्रांच ऑफिस या उसका जो ऑफिस कंट्री ऑफिस है वो बन रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए उनको एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब वो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो दैट सर्विस फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस, और आपको फिर वो सारी ऑब्लिगेशंस जो हैं जो आगे मैं बताऊंगा वो सारी फुलफिल करनी है बिफोर बिजनेस एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। अच्छा, एक हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बेसिकली रेगुलेशंस में, रेगुलेटर के पास ये राइट है, एएमएल सीएफटी रेगुलेटर के पास, चाहे वो आईकैप हो या कोई भी रेगुलेटर हो, कि वो अपने रिपोर्टिंग एंटिटीज से, जो कि हमारे केस में रिपोर्टिंग फर्म्स होती हैं, उनसे वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस केस में रिक्वायरमेंट ये है कि एनुअली जो है वो हर फर्म ने फॉर्म ए सबमिट करना है। हर फर्म से आई मीन रिपोर्टिंग फर्म भी एंड नॉन रिपोर्टिंग फर्म भी। फॉर्म ए का मकसद बेसिकली ये होता है, इट इज बेसिकली अ पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन सर्वे। उसे हम ये असेस करते हैं कि कौन सी फर्म जो है वो एम्बिट में फॉल कर रही हैं और कौन सी फर्म जो है वो आउट ऑफ द एम्बिट है। वो आपने हर साल जुलाई में जो है वो ड्यू हो जाता है और वो हर साल सबमिट करना है। पिछले 2 साल से जो है फर्म सबमिट कर भी रही। अच्छा, उसके बाद जो फर्म रिपोर्टिंग फर्म में क्लासिफाई हो जाती है, रिपोर्टिंग फर्म में क्लासिफाई होने का मतलब है कि वो फर्म जो कि एएमएल स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, अगर उनमें से कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म बी एज वेल। फॉर्म बी जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म है, और उसमें जो है वो रेगुलेशंस और ऑब्लिगेशंस के एस्पेक्ट जो है वो सारे कवर हो रहे हैं कि फर्म्स जो हैं वो अपनी रेगुलेशंस जो अपने जो कंप्लायंस स्टेटस को है वो किस तरह मैनेज कर रही है। अच्छा, इन दोनों फॉर्म्स के लिए आईकैप ने, इस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं जी। अच्छा, इस पे जो है वो आईकैप में हमने ऑनलाइन पोर्टल जो है वो डेवलप किया हुआ है, और उसका जो एक्सेस है वो थ्रू मेंबर सिक्योर्ड एरिया है, जो आपका वेबसाइट पे मेंबर्स पोर्टल है, मेंबर्स लॉगिन एरिया, उस पे आप लॉगिन करके जो है वो इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। और उस पोर्टल को एक्सेस करने के बाद जो है आप ऑनलाइन ही फॉर्म जो है विद इन अ क्लिक ऑफ बटन जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म ए बी एंड देन फॉर्म बी भी, और ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका जो पूरा गाइड है एएमएल फॉर्म की पोर्टल के हवाले से, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे भी जो है वो आईकैप की वेबसाइट पे भी अपलोड की हुई है, और उसके साथ साथ जो है वो मेंबर्स को सर्कुलेट भी की गई है, और मेंबर्स उसको अल्हम्दुलिल्लाह यूज भी कर रहे हैं वाइल सबमिटिंग फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया, फॉर्म ए बेसिकली एक पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन सर्वे है। सिर्फ ये असेस करना है कि आप जो है एज अ मेंबर, एज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर, कोई एएमएल स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस फॉर्म में बेसिकली एक लिस्ट दी हुई है ऑफ द सर्विसेज, और उसमें बेसिकली आपने जो है वो चेक करना है, क्लिक करना है उस सर्विस को जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, और वो हमें जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्म बेस्ड है उस कंप्लायंस की ऑब्लिगेशंस की ना,
तो इसमें इस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है कि आप कोई सर्विस जो है वो मिस ना कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फॉर्मेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप फॉर्म ए में जो है उसको चेक नहीं करते, क्लिक नहीं करते, देन आप जो है वो नॉन रिपोर्टिंग फर्म हो जाएंगे, आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर जो है वो एएमएल डिपार्टमेंट को, आईकैप को, अगर किसी तरह, किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत से वेज होते हैं एससीसीपी के थ्रू और डिफरेंट रेगुलेटर्स के थ्रू, जहां से हम ये चेक करते हैं कि हमारे कितने मेंबर्स जो हैं वो एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट या दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी कॉर्पोरेट्स। तो अगर किसी और तरीके से जो है वो ये पता लग जाए कि आप जो है वो रिपोर्टिंग फर्म थे बट वो फॉर्म जो है वो फिल करते हुए आपने जो है वो मार्क नहीं किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस वो मिस इन्फॉर्मेशन में है और वो काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इस चीज को जो है वो मेंबर्स ने ये इंश्योर करना होता है कि फॉर्म ए जो है वो बहुत ही उसमें जो है वो एहतियात बरतनी है और सबमिट करते हुए, ताकि कोई सर्विस जो है वो हमारी मिस ना हो जाए। जिस तरह मैंने बताया, फॉर्म बी जो है वो बेसिकली थोड़ा सा डिटेल फॉर्म है, और ये फॉर्म जो है ये कवर करता है रेगुलेशंस के एस्पेक्ट और आपकी फर्म के एस्पेक्ट। हम ये चेक करते हैं इस फॉर्म से कि आपकी फर्म का जो है वो क्वांटम क्या है, मतलब आपके क्लाइंट्स कितने हैं ओवरऑल, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है विद इन दोज क्लाइंट्स उनका क्या स्टेटस है और उनका क्या क्वांटम है। और साथ साथ अगर राइट साइड पे देखें तो वो बेसिकली ये चेक करते हैं हम कि ऑब्लिगेशंस में जो है वो अभी आपका स्टेटस क्या है, क्योंकि ये बेसिकली एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। अगर मैं इस तरह कहूं कि जो सेकंड पॉइंट है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो उसमें एक सवाल है कि वेदर फर्म हैज प्रिपेयर्ड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग एएमएल सीएफटी, तो उसमें आपने यस नो ही कहना है, ठीक है। जब ये यस नो आप कह देते हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस जो है वो रेडी हो जाता है, और इस डेटाबेस को हम यूज करते हैं जब आपके ऑन साइड इंस्पेक्शन पे टीम आती है एएमएल डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा जी, अब फॉर्म ए फॉर्म बी ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एनुअल। ये हो गया। अब थोड़ा सा हम उनकी ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिसिंग फर्म्स हैं, अब उनकी बात हो रही है जो कि रिपोर्टिंग फर्म है। जो नॉन रिपोर्टिंग फर्म है वो तो एम्बिट से ही आउट हो गई, ठीक है। अब जो रिपोर्टिंग फर्म्स हैं उनके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं। जो फर्स्ट बिल्कुल बेसिक ऑब्लिगेशन है जो कि हर रिपोर्टिंग फर्म ने अप्लाई करनी है, वो बेसिकली रिस्क असेसमेंट की है। फैटफ एफएटीएफ जो है उसकी एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है तो वो रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत करना है। मतलब आपने हाई रिस्क और लो रिस्क पे सेम रिसोर्सेज अप्लाई नहीं करनी है, उनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए जो है वो फर्म्स को रिस्क असेसमेंट करनी होती है। रिस्क असेसमेंट दो तरह की है, इंटरप्राइज असेसमेंट एंड देन द क्लाइंट रिस्क असेसमेंट। अगर मैं इंटरप्राइज असेसमेंट की बात करूं तो ये बेसिकली आपकी अपनी फर्म की रिस्क असेसमेंट होती है। उस फर्म की रिस्क असेसमेंट में आपने ये चेक करना होता है ओवरऑल अपना क्लाइंटल, कि आपके क्लाइंटल में जो है वो कोई हाई रिस्क क्लाइंट तो नहीं है। हाई रिस्क क्लाइंट आगे आएंगे, अभी मैं आपको उसको ब्रीफ करूंगा। आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की मैं बात करूं तो आपकी कोई फर्म ऐसी एरिया में, तो आपकी ब्रांच ऑफिस कोई ऐसी एरिया में तो नहीं है जो कि नेशनल रिस्क असेसमेंट 2019 जो है उसमें वो हाई रिस्क एरिया कहलाता है। ये नेशनल रिस्क असेसमेंट बेसिकली पाकिस्तान वाइड रिस्क असेसमेंट एक हुआ था 2019 में, जो कि हमने जो है अपने मेंबर्स से भी शेयर किया था। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको हमने पासपोर्ट प्रोटेक्टेड फाइल में शेयर किया था, ओनली विद दोज फर्म जो कि रिपोर्टिंग फर्म थे। अच्छा, इंटरप्राइज असेसमेंट आपने कर ली, उसके बाद जो है वो आप इंडिविजुअल क्लाइंट की भी रिस्क असेसमेंट करेंगे, ठीक है। और वो रिस्क असेसमेंट जो है वो बेसिकली ड्राइव करता है आपके एएमएल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को और एएमएल प्रोग्राम को। अगर किसी के क्लाइंट्स जो हैं वो हाई रिस्क हैं या कोई इंटरप्राइज असेसमेंट में फर्म ही हाई रिस्क आ जाती है, तो उस केस में जो है वो आपका एएमएल प्रोग्राम भी जो है वो थोड़ा सा, उसको कहना चाहिए इनहेंस मॉनिटरिंग पे बेस करेगा। उस वजह से क्योंकि आप जो है वो हाई रिस्क पे फोकस कर रहे हैं, ना कि आपके पास क्लाइंट जो है वो लो रिस्क है। अच्छा, इसका पूरा क्राइटेरिया क्या होता है, ये आप, मैंने जिस तरह बताया कि हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है उनके एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ मिलकर एक गाइडेंस बनाई थी, वो वेबसाइट पे ही मौजूद है, मैंने सर्कुलेट भी की हुई है मेंबर्स को। उसमें वो पूरा क्राइटेरिया मौजूद है कि आप अपने फर्म की और अपने फिर क्लाइंट की जो है वो किस तरह रिस्क असेसमेंट करते हैं। 5 क्राइटेरियाज हैं। आपने अपने क्लाइंटल देखना है, आपने ज्योग्राफी देखनी है, आपने डिलीवरी चैनल देखना है कि आप अपने किसी क्लाइंट को फेस टू फेस इंटरेक्शन में सर्विस देते हैं या थ्रू रिमोट, मतलब ईमेल के थ्रू देते हैं।
या आपने जो है वो उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखनी है कि आप उनको क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनका बैंक अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो वो हाई रिस्क में क्लासीफाई हो जाता है और ओवरऑल क्लाइंट जो है वो हाई रिस्क में आ जाता है। ये एक बेसिक एग्जांपल दिया। अच्छा, अब आपने जब एएमएल प्रोग्राम बना लिया अपने रिस्क असेसमेंट को देखते हुए, तो एएमएल प्रोग्राम में जो है वो कुछ कंट्रोल्स भी दिए गए हैं उसके साथ। प्रोग्राम तो बन गया, आपने कह दिया मैं अपने क्लाइंट्स की जो है वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करूंगा क्योंकि वो हाई रिस्क है और एनहांस करूंगा। अब उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ कंट्रोल्स हैं जो आपने उस प्रोग्राम में एम्बेड करने हैं। उसमें यह है कि आपने जो है वो डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर अपनी फर्म में एक जो स्टाफ है या एक हमारे मोस्टली केसेस में जो पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो एज अ डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेट हो गए, जो हमारे साथ फोकल पर्सन भी है। उस डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो वेल ट्रेन हो विद रिगार्ड्स टू एमएलसीएफटी, जो कि मैं उसमें लिखा हुआ है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज के हवाले से। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्लाइंट की तो स्क्रीनिंग करते हैं, फेटअप ये भी रिक्वायर करता है कि आप जो है जब अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं एज अ ट्रेनी, नहीं एज अ एम्प्लॉय, तो उसमें आप जो है वो उनकी भी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का आगे पूरी एक स्लाइड है, उसमें मैं बताऊंगा कि स्क्रीनिंग होती बेसिकली क्या है। सॉरी। और उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट ऑडिट का सेक्शन भी हो। इंडिपेंडेंट ऑडिट का सेक्शन बेसिकली ये चेक करेगा कि आपका एएमएल जो सिस्टम है इन द फर्म वो एज पर दी रेगुलेशंस या एज पर दी गाइडेंस जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो है वो डील तो करते हैं विद द कंप्लायंस पार्टनर ऑफ द फर्म, बट हम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट भी जो है वो ऑब्टेन करते हैं, जो कि इंटरनली जो है वो फर्म ने जो है दी होती है हमें असेस करने के लिए। और उससे भी जो है पता लगता है कि इंटरनली जो है वो कंट्रोल्स का क्या स्टेटस है। अच्छा जी, अब बेसिकली अपने कंप्लायंस प्रोग्राम जब बनाया तो कंप्लायंस प्रोग्राम में जो बेसिक चीज है वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है, जिसको हम आसान जबान में केवाईसी भी कहते हैं ना, जो बैंक्स जो केवाईसी करते हैं। अच्छा, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस हमने करनी किसकी है? हमने क्लाइंट की करनी है जो कस्टमर है, उसके साथ साथ उसके बेनिफिशियल ओनर की करनी है। बेनिफिशियल ओनर बेसिकली आप अगर किसी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट की सर्विस में जो है वो आपने लास्ट बेनिफिशियरी तक जाना होता है कि उसके बैक, मतलब बैक से मेरा मतलब कि उसके मेंबर्स में कौन उसका बेनिफिशियल ओनर है। जो कंपनीज एक्ट है वो 25% पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने 25% या उससे अबव होल्डिंग है उसको जो है वो चेक करना है या वेरीफाई करना है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के हवाले से। और तीसरा पॉइंट, इन केस अगर कोई पर्सन जो कि कंपनी के बिहाफ पे जो है वो आपसे डील कर रहा है, तो देन यू आल्सो नीड टू अप्लाई कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स टू दैट पर्सन एज वेल। क्योंकि बहुत से केसेस में होता है कि कोई फॉरेन क्लाइंट है और उसका कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हु एक्ट एज अ ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, तो उस केस में आपको जो है वो उन जो वो पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, तो आपने उन पे भी वही प्रोसीजर अप्लाई करने हैं जो कि आपने क्लाइंट पे या उसके बेनिफिशियल ओनर पे करने हैं। अच्छा, कब करने हैं? पहली बात तो ये है कि जब आपके पास कोई जब आप क्लाइंट जो है वो न्यू ऑनबोर्ड हो रहा है उस वक्त आपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है। सेकंड जो है वो ओनरशिप, अगर कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है और उसकी सिग्निफिकेंट ओनरशिप में कोई सिग्निफिकेंट चेंज है तो उस वक्त अप्लाई करेंगे। और इन केस आपको किसी मार्केट से कभी, क्योंकि आप अगर न्यूज़ भी देखें या गूगल भी करें तो कुछ एडवर्स मीडिया में भी जो है वो कभी कुछ जो है वो कंपनीज के नाम आते हैं। तो इन केस अगर आपके कुछ इस तरह क्लाइंट्स हैं और उनका जो है वो कोई एडवर्स मीडिया आपको या किसी तरह से आपको कोई न्यूज़ मिली है जो कि डाउट क्रिएट करती है आपकी इनिशियल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पे, तो यू नीड टू रिवाइज योर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। तो जरूरी नहीं है कि उसमें कोई मसला आ जाए, लेकिन एज पर द रेगुलेशन आपको जो है वो रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, अब इसका जो है वो इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब इंस्पेक्शन के लिए टीम आएगी, तो इन केस अगर उनकी नॉलेज में कोई ऐसी एडवर्स मीडिया होगा, तो देन दे विल आस्क फॉर द रिवीजन, क्या आपने उस जो एडवर्स मीडिया को देखते हुए क्या प्रोसीजर अप्लाई किए फॉर द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अच्छा, ये तो प्रोसेस है, ये तो सिंपल है। अच्छा जी, अब आते हैं स्क्रीनिंग पे, जो जिसको हम फेटफ की उसमें टर्मिनोलॉजी में टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन कहते हैं। बेसिकली दो तरह के जो है वो डेटा बेसिस है जहां से आपने कस्टमर्स को, उनके बेनिफिशियल ओनर को या उनके पर्सन ऑन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, ये तीन जो हैं उनको आपने स्क्रीन करना है। एक यूएन सैंक्शन लिस्ट है जो कि अवेलेबल होती है ऑन द यूएन साइट, उसका मैं आपको बताता भी हूँ कि उसकी डेटाबेस का आपके पास एक्सेस किस तरह है। दूसरा जो है वो लोकल लिस्ट है जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो बनाई है, और वो बेसिकली नेक्टा की वेबसाइट पे मौजूद होती है। इन केस अगर आपने किसी भी, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है
इस पे बेसिकली फेटफ की 3 रिकमेंडेशंस जो हैं वो डायरेक्टली इसको डील करती हैं। सॉरी। तो आपने जब कस्टमर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो आपने जो है वो स्क्रीन किए बगैर आप जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। स्क्रीन किस तरह करेंगे, उसके 2 मेथड हैं, या तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके करें, या जिस तरह मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट पे आईकेएफ की वेबसाइट पे एक सेक्शन बना हुआ है एएमएल सुपरविजन का, उसमें टारगेटेड फाइनेंशियल सेक्शन का एक जो है वो सब सेक्शन है। जब उसको आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको जो है वो दोनों डेटाबेसेस अपडेटेड जो है वो अवेलेबल हैं। ऑन वन क्लिक जो है वो आपके पास वो सर्च फॉर्म में डेटाबेस ओपन हो जाती है, एंड यू कैन सर्च बाय नेम और बाय सीएनआईसी और व्हाटएवर। अच्छा, एक तो आपने जो है वो स्क्रीन करना है, देन दूसरा, एक तो आपने बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हुए स्क्रीन करना है, दूसरा आपने उस वक्त स्क्रीन करना है जब इस लिस्ट में कुछ चेंजेस आए। इस लिस्ट में चेंजेस इस तरह आती हैं कि या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या तो फिर हमारा जो इंटरनली जो नेक्टा का डिपार्टमेंट है जो कि लॉ एनफोर्समेंट, वो बेसिकली कुछ लोगों को या तो ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं या उसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं उनकी डिटेल्स में। तो वो डिटेल्स हमारे पास आती हैं, हमने रिपोर्टिंग फर्म्स को भी रजिस्टर किया हुआ है ऑन देयर पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का पोर्टल है। तो वो जिस वक्त भी उसमें कोई एडिशन आ रहा है, देन यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश योर स्क्रीनिंग, मतलब आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं आपने उनको फिर, क्लाइंट्स विद रिगार्ड्स टू एएमएस सीएफटी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो आपने उनको जो है वो स्क्रीन करना है उस एडिशन के हवाले से भी कि आया कोई एडिशन जो है वो आपके किसी क्लाइंट में जो है वो फॉल तो नहीं करता। अच्छा, अगर कोई मैच नहीं है देन तो आप उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे। इन केस अगर कोई मैच आ जाता है तो उसमें जो है वो बेसिकली आपने 3 काम करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक तो क्लाइंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करना, और अगर कोई फर्दर अमेंडमेंट हुई है, एडिशन हुई थी और उसके बाद अगर कोई मैच आया है तो आपने जो एस्टेब्लिश किया हुआ था बिजनेस रिलेशनशिप उसको आपने फौरन जो है वो होल्ड कर लेना है। मतलब खत्म कर देना है। दूसरा आपने ये करना है कि आपने अपने रेगुलेटर को इन्फॉर्म करना है, आईकैप को। एंड तीसरा काम ये करना है कि आपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये आपने रिपोर्ट करनी है विद द एफएमयू। हमारी जितनी भी फर्म्स हैं रिपोर्टिंग फर्म खासतौर पे, उनको हमने जो है वो एफएमयू का एक पोर्टल है जिसको गो एएमएल पोर्टल कहते हैं, वो उस पर हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। और इस केस में अगर कोई मैच आता है तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपने गो एएमएल सॉफ्टवेयर पे जो अपने आप को लॉग इन करना है, लॉग इन आईडी पासवर्ड सबके पास है, और वहां पे आपने एसटीआर रिपोर्ट करनी है। इन केस अगर ये एसटीआर रिपोर्ट नहीं करते देन दिस इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, ग्रेव नॉन कम्प्लायंस। अच्छा जी, अच्छा, अब मैंने शुरू में जो बात की थी कि हाई रिस्क जो क्लाइंट्स हैं उनकी बेसिकली ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है, बट मोर और लेस इन्हीं उसमें फॉल करते हैं। अच्छा, अगर आपकी क्लाइंट, जब आप क्लाइंट रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं और उसमें हाई रिस्क क्लाइंट जो हैं वो फॉल करते हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एनहांस ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। अब उसमें हाई रिस्क क्लाइंट में बेसिकली अगर कोई आपका क्लाइंट जो है वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, देन आपको जो है वो एनहांस ड्यू डिलिजेंस करनी है। इन केस अगर आप जो है वो किसी हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन को जो है वो जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा क्लाइंट है कॉर्पोरेट जिसका ऑफिस उस जुरिस्डिक्शन में, अच्छा, उस जुरिस्डिक्शन में आता क्या क्या है, उसमें फेटफ के जो ग्रे लिस्ट कंट्रीज हैं एक तो वो सारे आ जाते हैं। उसके साथ साथ नेशनल रिस्क असेसमेंट 2019, जो 2019 का नेशनल रिस्क असेसमेंट है, उसने कुछ एरियाज को जो है वो हाई रिस्क क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल उसमें बॉर्डर एरियाज ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर जो कि इंडिया का बॉर्डर है, जो बॉर्डर एरियाज ऑफ पेशावर जो बलूचिस्तान कह रहा हूँ, फाटा की तरफ का बॉर्डर है वो, एंड साउदर्न पंजाब के कुछ एरियाज वो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है। उन एरियाज में इनकेस अगर आपका जो है वो क्लाइंट का, आप वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन एरियाज में है, तो देन यू नीड टू अप्लाई एनहांस ड्यू डिलिजेंस, ये नेशनल रिस्क असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें बेसिकली ऐड क्या करना होता है, सिंप्लीफाइड और इनहैंस में जो है वो बेसिक डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो उसमें यह है कि आपने एक तो मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लो रिस्क में अपनी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को रिफ्रेश करते हैं 2 साल बाद, फॉर एग्जांपल कि मैं 2 साल बाद चेक करूंगा कि कोई चेंज तो नहीं है, तो इस केस में इनहैंस ड्यू डिलिजेंस में आपको हर 6 मंथली जो है वो चेक करना होगा कि कोई जो है वो फ्रीक्वेंसी में या कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी रिस्क में कोई डिफरेंस तो नहीं आया। साथ साथ आपने जो है वो फर्म की सीनियर मैनेजमेंट की, ऑल्दो हमारे फर्म में तो ये हर क्लाइंट में होता है, लेकिन इनकेस अगर नहीं होता तो आपने
हाई रिस्क क्लाइंट्स के अंदर अपने फर्म की जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो कि मोर और लेस मैनेजिंग पार्टनर होते हैं बहुत सी फर्म में, तो उस केस में जो है आपने मैनेजिंग पार्टनर की जो है वो अप्रूवल लेनी है, उसके बगैर जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। और तीसरा जो है वो, इन केस अगर आप कोई फाइनेंशियल उनको सर्विस दे रहे हैं, कोई उनका बैंक अकाउंट मैनेज कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज, तो उस केस में जो है वो आपने उनके जो है वो सोर्स ऑफ फंड को भी जो है वो ऑब्टेन करना है, कि वो उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है। जिस तरह आपसे बैंक ऑब्टेन करता है सैलरी स्लिप वगैरह, तो उसी तरह उसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट है जो बहुत आसानी से तो आई डोंट नो मिलता है, लेकिन बेसिकली वो वेल्थ स्टेटमेंट का एक एक्सट्रैक्ट होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, वो जो है वो क्लाइंट्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं टू दी फर्म या टू दी देयर रेगुलेटर। ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड में बेसिकली आप देखें तो ये ओवरऑल क्रक्स है ऑफ दी आज की प्रेजेंटेशन का, कि आपने जो है वो इनिशियली इंटरप्राइज असेसमेंट किया अपनी फर्म का, उसके बाद जो है आपके पास कंप्लायंस ऑफिसर डेडिकेटेड मौजूद है, ठीक है, डेजिग्नेटेड। देन आपने इंडिपेंडेंट ऑडिट भी अपने पास स्टेब्लिश किया है। साथ साथ आप जो है वो अपने स्टाफ की, खासतौर पे वो स्टाफ जो कि डायरेक्टली डील कर रहा है इन कंप्लायंस इश्यूज, पहला। सेकंड, वो लोग जो कि फ्रंट ऑफिस जिनको कहते हैं नॉर्मली, जो कि क्लाइंट से डील करते हैं, वो लोग। तो ये दो स्टाफ जो है उनकी प्रॉपर एएमएल सीएफटी की ट्रेनिंग होना भी जरूरी है। इसके बाद आपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस किया, उसके साथ ऑनगोइंग मॉनिटरिंग किया। मैंने ऑनगोइंग मॉनिटरिंग से मेरा मतलब है कि आपने अगर किसी सैंक्शन इस लिस्ट में जो है वो कोई डिफरेंस चेंज आया है तो वो किया। साथ साथ अगर कोई एडवर्स मीडिया आ गया तो आपने उसको भी जो है वो अपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को रिफ्रेश किया। रिकॉर्ड कीपिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसके साथ साथ जो हमारे सबऑर्डिनेट लॉज हैं, आईकैप के लॉज या दूसरे, उसमें 5 साल की रिक्वायरमेंट है आफ्टर द क्लोज ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप विद दैट क्लाइंट ऑन दैट सर्विस ऑफ द एएमएल सीएफटी। और इन केस अगर आपने कोई एसटीआर रिपोर्ट की है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, तो उस केस में रिक्वायरमेंट जो है वो 10 साल की है, कि आपने उसको जो है वो 10 साल तक जो है अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एसटीआर और सीटीआर रिपोर्टिंग, सीटीआर बेसिकली इतना ज्यादा हम पे होता फॉल करता नहीं है, क्योंकि ये करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग है जो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज्यादा होता है। और जो मेन हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट, टारगेटेड फाइनेंशियल सेक्शन, कि आपने स्क्रीनिंग भी करनी है। तो ये बेसिकली ओवरऑल क्रक्स है एएमएल सीएफटी का। एक बार फिर मैं बताऊं, ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल उसी केस में होगा जब आप कोई एएमएल स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली चीज, और आपने अपने फॉर्म ए में उसको जो है वो क्लियरली मेंशन किया है, जो आपके आपने एनुअली हमें जो है वो सबमिट करना है थ्रू ऑनलाइन एएमएल पोर्टल। तो मेरी तरफ से जो है वो आज इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माइक है, बैठ गए, प्लीज प्लीज, हो सकता है। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर फर्म में जो है वो जो हमने प्रैक्टिकल सिनेरियो देखे भी है वो इस तरह है कि अगर एक पार्टनर जो है वो अपने आप को डेजिग्नेट करते हैं एज अ कंप्लायंस पार्टनर, ठीक है, तो जो सेकंड पार्टनर है उनके, वो एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है, सिर्फ ये इंश्योर करना है कि इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है वो एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें सवाल फिर ये आता है कि इन केस अगर सोल प्रोवाइडर है तो फिर क्या हो, एक ही पार्टनर है। उस केस में जो है वो इस चीज को देखते हुए, क्योंकि सोल प्रोवाइडर के पास हमने ये भी देखा है कि क्वांटम सर्विसेज का, एएमएल स्पेसिफाइड सर्विस का बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो है वो फैटफ गाइडेंस जो है वो ये अलाउ करती है कि आप जो है कंप्लायंस पार्टनर तो हैं एज अ सोल प्रोवाइडर, बट आप जो है वो या तो आउटसोर्स कर लें, अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद आपको सही रहता है, ठीक है, आउटसोर्स कर। इन केस अगर आउटसोर्स नहीं करते, देन यू हैव स्पेसिफिक चेक्स अवेलेबल, चाहे आप कंप्लायंस पार्टनर नहीं है, बट आपके पास चेक्स अवेलेबल हैं कि आपने जो है वो उसको असेस किया हुआ है विद रिगार्ड्स टू रेगुलेशन, जो आप इंस्पेक्शन टीम जो है वो उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो ये भी जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, ठीक है। हेलो। अच्छी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है, जी जो हम इनकॉर्पोरेट कराते हैं कंपनी, एक बंदा मेरे पास आता है और कहता है जी मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट करवा दें, तो मैं उनके बिहाफ पे जो है वो एसईसीपी के पोर्टल पे जाके इनकॉर्पोरेट करता हूँ। तो उसमें एएमएल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मैं क्या उसमें एक्टिविटीज करूँ? अच्छा, देखिए जब आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएंगे तो उनके सब्सक्राइबर होंगे, जो आप कह लें इनिशियल डायरेक्टर कह लें उनको, सही ना। तो उनकी आपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी होगी ना। एक तो आपके पास कोई एक कस्टमर आ रहा है कि मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है,
तो दैट पर्सन इज पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होनी है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड जो है वो उनके सब्सक्राइबर हैं, फर्स्ट करें वो कहते हैं हमारे 3 डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तो वो 3 डायरेक्टर एंड फोर्थ जो है ये एक पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। 4 लोग जो हैं, आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है, रेगुलेशन में मेंशन है, मतलब CNIC अगर लोकल है तो ठीक, और आउटसोर्स मतलब बाहर के हैं तो पासपोर्ट, ठीक है, कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देखना है और उसकी कॉपी अपने पास स्टोर कर लेनी है, ठीक है। देन सेकंड आपने काम क्या करना है, आपने उसको स्क्रीन करना है जो UN सैंक्शन लिस्ट पे और प्रोस्क्राइब लिंक नेक्टा की लिस्ट जो है, कि उनका नाम या CNIC नंबर कहीं वहां तो मौजूद नहीं है। ये 2 काम आपने कर लिए। देन आपने जो है वो, हाँ, इनकेस अगर कोई इसमें तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है कंपनी ऑपरेशन, तो ये 2 बेसिक जो आपने कर लिए, तो आप जो है वो उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तरफ जा सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास वो आते हैं कि आप हमारा बैंक अकाउंट मैनेज करें फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक चीज और देखनी होगी कि आप जब नेक्टा में सर्च करते हैं, देखिए, या आप UN सैंक्शन लिस्ट में सर्च करते हैं, तो वो आपको जो है वो पेप के बारे में बताता है। और अगर इनकेस अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सी जगहों पे आपको अंदाजा भी होता है कि पेप जो है, अगर कोई पॉलिटिक्स एक्सपोज पर्सन तो नहीं है इन चारों में कोई, अगर वो पेप है तो आपने जो है वो इनहैंस ड्यू डिलिजेंस करनी है। इनहैंस ड्यू डिलिजेंस का मतलब कि आपने फिर उनसे सोर्स ऑफ इनकम भी मांगना है, स्पेसिफिक टू दैट पर्सन ओनली, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि अब अगर उन 4 डायरेक्टर में से एक पेप है, पेप मतलब पॉलिटिक्स एक्सपोज पर्सन, तो वो क्लाइंट ही आपका जो है वो हाई रिस्क हो गया, ठीक है। जब हाई रिस्क हो गया तो उस पर EDD की रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाएंगी। तो अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपने फुलफिल करनी है, उनकी आइडेंटिटी चेक करना है, एंड देन आपने उसको उनको स्क्रीन करना है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लाइंट फाइल में मौजूद हो, और देन आप उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, वो मैंने जो आपको स्नैपशॉट दिया था ना, आप ICAP की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ AML सुपरविजन का सेक्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें डिफरेंट रेगुलेशन के एस्पेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक टारगेटेड फाइनेंशियल सेक्शन का एस्पेक्ट है जो कि स्क्रीनिंग है ना, वहां पे आप क्लिक करें, आपको सारा डेटाबेस मिल जाएगा। आपने राहिल नाम ऐड करना है, वो बता देगा राहिल उसमें लिस्ट में है या नहीं, डेटाबेस सारा मौजूद है, अपडेटेड। जी जी जी, फॉर्म भी रिपोर्ट होगा। फॉर्म A में आप यस मार्क करेंगे सर्विस को, एंड देन फॉर्म B रिपोर्ट करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है कि सम क्लाइंट्स जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में सपोर्ट नहीं करते, तो वो हमारा एक बिजनेस रिस्क हो जाता है कि उनके साथ हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते एज पर AML रेगुलेशंस। जी, तो ICAP या अदर रिपोर्टिंग एंटिटीज या FMUs ने इसके साथ काउंटर में क्या लिए हैं कि बिजनेस भी सिक्योर रहे, कंटिन्यू रहे, और AML रेगुलेशंस भी कंप्लाई हो जाए। देखिए, बेसिकली जब ये इनिशियली लॉन्च हुआ ना, ये सारा अपलोड मतलब ये इम्प्लीमेंट हुआ सिस्टम सितंबर 2020 में, तो उस वक्त तो ऑडिट फर्म्स के जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं थी ना। हमें भी इश्यूज आ रहे थे इंस्पेक्शन के वक्त या अवेयरनेस के वक्त के, हमें क्लाइंट फर्म्स कहती थी कि हम जब डॉक्यूमेंट उनसे मांगते हैं फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, तो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं करते, ठीक, हम दूसरी फर्म से करा लेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक। लेकिन जो सेकंड ईयर है, अब सेकंड ईयर ऑफ उस पर आ गए हम, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन पे। अब जो है वो अवेयरनेस भी बढ़ गई है, ठीक है। FATF भी सारे पाकिस्तान को पता है कि FATF क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। तो अब ये सिनेरियोज जो है वो आ नहीं रहे, ठीक है। इसमें जो है वो, अगर आप उनको ये समझाए ना, क्योंकि मैंने तो 1-2 जगह इश्यूज आए थे, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप अपने जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इवन जो ICAP के रेगुलेशन ही है ना, क्योंकि आप जब बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, आप अगर KYC रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, वो आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को जो है वो रेगुलेशन दिखा दें आपके, हमारे पर ये चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इस केस में जो ना, वैसे वाले क्लाइंट भी सारे एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड, वो SCCP या स्टेट बैंक में जो है वो वैसे ही रेगुलेटेड है, तो उन चीज उसको उस चीज को कैटर कर लेते हैं, और ये चीजें अब जो है वो ऐसा नहीं आ रही जो कि इनिशियली आती थी। अच्छा जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका।